नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि हमारे खाने से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ ही में हमारे को विटामिन, मिनरल्स और काफ़ी सारा पानी भी मिलता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि फूड से हमें मिलता क्या है, राइट। लेकिन जो मिलता है हम उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम कैसे कि हम एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। सो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके खाने में वो पास ऑन होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में से, स्टमक में से, जहां पे वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट। उन सिंपलर सब्सटेंसेस को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे वहां पे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज कैसे एलिमेंट्री कैनाल्स में से ले लेती हैं, कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो पास करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से इनटू ब्लड या फिर लिम्फ थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। सो कैसे जो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज लैक्टियल्स के थ्रू हमारे सिस्टम में जाते हैं और वो किससे पास होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से पास होते हैं, राइट। तो जो हमने पढ़ी थी मीजेंट्री, क्या पढ़ी थी हमने कि जो मीजेंट्री होती है, मीजेंट्री में क्या आते हैं, नर्व्स भी आती है मीजेंट्री में, ब्लड वेसल भी आती है, क्या आती है, ब्लड वेसल्स भी आती हैं, राइट। और साथ ही में लैक्टियल्स या फिर लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज भी आती हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स लेकर जाती हैं वो कौन है, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ कैपिलरीज है। ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल से लेकर जाती हैं और कहाँ छोड़ती हैं, ब्लड में और लिम्फ में छोड़ती हैं, राइट। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में से आप मानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या फिर जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये कहाँ जाते हैं, सीधा ये सीधा जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और इन्हीं में से जो क्या होते हैं, फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं लैक्टियल्स में। मतलब कहाँ जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, काइल। क्या होती है काइल, जो वाइट और पेल कलर की जो वेसल्स होती हैं जो क्या कैरी करती हैं, फैट्स और लिपिड्स कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं, फैट्स और लिपिड्स कैरी करती हैं, वो उनको बुलाते हैं काइल, राइट। उनमें क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, ब्रोकन डाउन जो फैट्स होते हैं वो होते हैं, साथ ही में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं। समझ आई इतनी सी बात, राइट। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा माउथ है, फेरिंग्स है, यहाँ पर क्या आ गई, ईसोफेगस आ गई। ईसोफेगस के साथ में क्या आ गया, हमारा जे शेप्ड बैग, हमारा स्टमक आ गया। ये सी शेप की डुओडेनम आ गई, जेजुनम है, इलियम है, राइट। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके बाद क्या आएगी, रेक्टम आएगा। और ये क्या है, एनल स्फिंक्टर आ जाएगा, राइट, जो हमारी वॉलंटरी मसल से लाइंड होता है, ठीक है। अब जो माउथ में हुआ वो क्या हुआ, माउथ में हमने हमारा खाना रखा, हमने इसको क्या किया, मैस्टिकेट किया, मैकेनिकल च्यूइंग हुई या मैकेनिकल प्रोसेसिंग हुई उसकी। सो मैकेनिकल डाइजेशन इंक्लूड्स क्या क्या होता है, च्यूइंग, चबाना, और चबाने के बाद उसको निगलना। माउथ में कौन सा डाइजेशन होता है, हमारे जो क्या होते हैं माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। क्या होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स को डीनेचर भी किया जाता है। क्या होता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट्स यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज भी होता है। क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है, बट दिस इज वेरी मिनिमल, ये बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर माउथ में आपके किसी भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, किसी भी फैट का डाइजेशन
नहीं होता है। मोस्टली सारे फैट्स आपके कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आके डाइजेस्ट होते हैं। जब बाइल जूसेस आते हैं, बाइल जूसेस में क्या होते हैं? दो तरह के हमने सॉल्ट्स पढ़े थे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। जी हाँ, ये क्या करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं। और फिर हमारे पास क्या आता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज आता है, जो कि हर फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके जाता है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? रिमूवल होता है। किसका रिमूवल होता है? फैटी एसिड का रिमूवल होता है। सो माउथ में ज्यादातर डाइजेशन किसका होता है या किस वजह से होता है? सलाइवरी अमाइलेज से डाइजेशन होता है। अब अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद जो स्वॉलोइंग है और यहां से क्या चलेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टालसिस होएगा। स्टमक में आने के बाद में क्या होएगा? मैकेनिकल डाइजेशन होगा, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मिक्सिंग होगी और प्रोपल्शन होगा। क्या होगा? आगे उसको भेजा जाएगा। केमिकल डाइजेशन यहाँ किस किस का होगा? केमिकल डाइजेशन यहाँ पे जो HCl है वो किसको किसको एक्टिवेट करेगा? एक तो वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा। किसको एक्टिव करेगा? पेप्सिनोजन को करेगा। और साथ ही में बच्चों में यहाँ पे क्या मिलता है हमारे को? प्रोरेनिन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोरेनिन मिलता है। साथ ही में स्टमक में हमारे को गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज भी मिलता है। ठीक है, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स यहाँ पे होता है, क्योंकि हमारे को क्या मिलता है? गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज मिलता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज से कौन डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं। और गैस्ट्रिक लाइपेज से कुछ हद तक थोड़ा बहुत फैट डाइजेशन होता है, राइट। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हम जब क्या लेते हैं? अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल जो होगा उसका कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन स्टमक में होगा, अल्कोहल होगा। कुछ ड्रग्स होंगे, क्या होंगे? कुछ ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन, जैसे कि एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन यही होगा। साथ ही में वाटर का भी काफ़ी एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, राइट। सो जैसे कि अल्कोहल है, एस्पिरिन है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। मैकेनिकल डाइजेशन, अब ये कहाँ आ गए हम? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है? पेरिस्टालसिस हो रहा है, प्रोपल्शन हो रहा है। और किसके साथ मिक्स किया जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में क्या रिलीज हुआ? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे केमिकल डाइजेशन किसका होगा? सबका केमिकल डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सबका केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होगा? 90% डाइजेशन या फिर 90% डाइजेशन के साथ में अगर हम बोले कि 90% हमारा जो एब्जॉर्प्शन भी है वो भी कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये बात आप मार्क कर सकते हैं, लिख कर ले ले अपनी कॉपी में कि जो क्या है एब्जॉर्प्शन है, 100% जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें से 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होएगा। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसमें से बचा हुआ जो 10% एब्जॉर्प्शन है, जो 10% एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा? हमारे जे शेप बैग स्टमक में होगा। इतनी बात समझ आ रही है सबको, राइट। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैट्स, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन, यहाँ पे सारा हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब हम कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन में क्या क्या आ रहा है? मिक्सिंग आ रही है, वही प्रोपल्शन आ रहा है, मतलब रेक्टम को भेजना है सारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है। कोई भी तरीके का केमिकल डाइजेशन यहाँ नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरियल डाइजेशन होता है। यहाँ पे वाटर, आयंस, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? विटामिन बी, लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बी, विटामिन के, कौन सा? विटामिन के, और मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा? आपकी
लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। इतनी बातें समझ आई इस डायग्राम से। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये डायग्राम बहुत ही मददगार रहेगा और इससे आपको पूरा पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगी कि आपका कहाँ पे क्या डाइजेशन हो रहा है और क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब होने हैं, क्या क्या ब्रेक डाउन होके हमारे को मिल रहा है, जल्दी से सोच के बताओ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमारे को क्या मिल रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। जब हमने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया, तब हमारे को क्या मिले, अमाइनो एसिड्स मिले। क्या मिले, अमाइनो एसिड्स मिले। और जब हमने लिपिड्स को या फिर फैट्स को ब्रेक डाउन किया, तब हमारे को क्या मिले, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स मिले। क्या मिले, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स मिले। साथ ही हमारे को क्या मिले, फैटी एसिड्स मिले। क्या मिले, फैटी एसिड्स मिला। इन सब के साथ में ये एब्जॉर्ब होएगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे। साथ ही में वाटर एब्जॉर्ब होएगा। क्या एब्जॉर्ब होएगा, वाटर एब्जॉर्ब होंगे और कुछ विटामिन्स भी एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, इनके साथ साथ में हमारे पास कुछ आयंस भी होंगे। क्या होंगे, आयंस भी होंगे। दूध पीते हैं तो हमारे पास कैल्शियम होता है। आयरन हमारे को खाने से मिलता है, जो कि किससे मिलता है, हमारे को आयरन रिच फूड से, जैसे कि स्पिनच से हमारे को क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ब्लड बनाने में काम आता है आयरन हमारे। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये भी एब्जॉर्ब होंगे। तो क्या क्या एब्जॉर्ब होने वाला है, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हैं। कौन कौन से होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, और कौन सा होता है, एक फ्रक्टोज होगा। क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ठीक है, साथ ही में क्या होंगे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर आर टू बी एब्जॉर्ब। तो ये सारी चीजें हैं जिनका हमारे को क्या देखना है, एब्जॉर्प्शन देखना है, राइट। सो 90% एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, जबकि सिर्फ 10% कहाँ हो रहा है, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, सम वाटर एंड सॉल्ट्स, कुछ वाटर और सॉल्ट्स, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। तो ये बात मैंने आपको भी बताई कि स्टमक में भी हमारे कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि उनमें सबसे बड़ा अमाउंट किसका है, अल्कोहल का है और वाटर का है, और कुछ ड्रग्स जिनमें से एक ड्रग कौन सी है, एस्पिरिन है, जो कि एक ब्लड थिनर के लिए ली जाती है। दिस एस्पिरिन इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। साथ ही में some amount of some sugars are also absorbed from the stomach, right? So water and products of bacterial digestion, जो पानी है और जो बैक्टीरियल डाइजेशन के प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, अलोंग विद विटामिन बी एंड विटामिन के। कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। और जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन्स में से जो अमीनो एसिड्स हमारे को टूट टूट के मिले हैं, राइट, मेथियोनिन, लाइसिन, ये सारी कहाँ एब्जॉर्ब होंगे। साथ ही में फैट्स और कहाँ और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर, हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये सब कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, वो क्या हो सकता है कि ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू दिस साइड। तो ये क्या होगा, सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से इधर चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम,
इसको बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए ये मॉलिक्यूल इस जगह से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रोल है, अगर सिंपल डिफ्यूजन में ये जो मेम्ब्रेन है ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे, राइट। ठीक है, अब मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है? इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई चैनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोई चैनल प्रेजेंट है किसी तरीके का, जिसमें से होकर ये मॉलिक्यूल जा रहा है। हम मॉलिक्यूल को बना देते हैं इस कलर से। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरफ जाना है, इसको यहाँ इस कॉन्सेंट्रेशन में जाना है, तो ये कैसे जाएगा? इस चैनल के थ्रू जाएगा। किससे जाएगा? इस चैनल के थ्रू जाएगा। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? इस चैनल ने, ये क्या है? एक चैनल बन गया। ये क्या है? एक चैनल बन गया जिसने मदद करी एक्स मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में टू द अदर साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फैसिलिटेट हो गया, फैसिलिटी मिल गई मॉलिक्यूल को इस जगह से इस जगह पर जाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। साथ ही में अभी क्या हो रहा है? इन दोनों प्रोसेसेस में किसी भी तरीके की एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसेस क्या है? ऑटोमेटिक प्रोसेसेस है। देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी किसी तरह का नहीं लगा है। मान लीजिए अब एक प्रोसेस है जिसमें क्या है? यहाँ पे पंप्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? किसी तरह के यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? पंप्स लगे हुए हैं, राइट। मान लीजिए ये एक तरीके का पंप है और ये एक तरीके का पंप है। ये पंप मॉलिक्यूल्स को दूसरी तरफ ले जाने के लिए क्या बोलता है? मान लीजिए हमारे को दूसरी, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा क्या है? एक्स फैक्टर हम कोई मांग लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है ग्लूकोज, ठीक है। फिर भी हमारे को ग्लूकोज निकालना है, यहाँ से उधर ट्रांसपोर्ट कराना है, तो यहाँ पर हमारे को क्या है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट यूज करना है। क्या करना है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करना है। तो किसका यूटिलाइजेशन होगा? एटीपी से एडीपी बनेगा, मतलब किसका? फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हुआ। तो किसका यूटिलाइजेशन हुआ? एनर्जी यूटिलाइज हुई। क्या यूटिलाइज हुई? एनर्जी यूटिलाइज हुई। मतलब कि ये कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें की मदद चाहिए किसकी? एनर्जी की, टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेशन to other concentration. This can be from the same concentration also, and majorly this can be from lower concentration to higher concentration. मतलब यहाँ पे concentration है, फिर भी हमारे को यहाँ से उधर ट्रांसपोर्ट करना है अगेंस्ट द concentration gradient, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन हम देख लेते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, और कौन सा है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। इन तीनों में से जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज का क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इन्हीं के साथ में किसका और ट्रांसपोर्ट होता है? सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है? इन्हीं के साथ में सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की तरह एब्जॉर्ब करे जाते हैं। तो ये तीनों क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं, और मेजरली इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में होगा। कहाँ होगा? स्टमक में होगा, या फिर कहाँ होगा? जेजुनम में होगा, क्योंकि सारे हमारे को कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस मिलते हैं। इंटेस्टिनल जूसेस में हमारे को क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? अमाइलेजेस मिलते हैं, राइट, जो कि क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। हमारे को कौन कौन से इंटेस्टिनल जूसेस में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने वाले मिले थे? एंजाइम्स, माल्टेजेस, सुक्रेजेस या फिर इन्वर्टेज, राइट, याद है? डेक्स्ट्रिनेज, याद आया? लैक्टेज, ये सारे हमारे को कहाँ मिले थे? इंटेस्टिनल जूसेस में मिले थे। कहाँ मिले थे? इंटेस्टिनल जूसेस में मिले थे। ठीक है, ओके। सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्टिव टेकअप। मतलब इसमें क्या यूज होएगी? एक्टिव मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। क्या है? एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। साथ ही में जो फ्रक्टोज है उसका क्या होगा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब किसी प्रकार का इसको क्या मिल जाएगा? चैनल मिल जाएगा, और एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। मैंने क्या बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? सीधा ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, या फिर ब्लड कैपिलरीज उनको ले जाती हैं। और जो मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसैकेराइड है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वो कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट किसका होता है? गैलेक्टोज का होता है। उसके बाद कौन होता है? सेकेंड नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। सो मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड इज गैलेक्टोज अलोंग विद ग्लूकोज रनिंग अ क्लोज सेकेंड, मतलब सेकेंड नंबर पे ग्लूकोज आया है। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है, ये क्या है हमारे पास में? ग्लूकोज है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कलर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं आपके लिए रेड ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये ग्लूकोज है। मार्कर का छोटा हो गया साइज। ठीक है, अब ये ठीक है, राइट। सो अब क्या है? यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम ल्यूमेन, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है ल्यूमेन से टू दी ब्लड वेसल्स। तो ये तरफ क्या है? ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन है। ये क्या है? ये हमारी इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? हमारा ब्लड है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये माइक्रोविलाय है। क्या दिख रहा है आपको? ये माइक्रोविलाय है। और क्योंकि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब किसका यूटिलाइजेशन होएगा? यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का एनर्जी का यूटिलाइजेशन होएगा। तो चलो आओ देखें कि एटीपी का कहाँ कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। आओ देखते हैं। अब क्या है हमारे पास इंटेस्टाइन में? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ग्लूकोज है ये ट्रांसपोर्ट होएगा इस पंप के साथ में। ये आपको पंप दिख रहा है यहाँ पे। इस पंप के साथ में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होएगा इनटू दी ब्लड। ठीक है, यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया? ये यहाँ पर हमारे को क्या मिला है? ये ट्रांसपोर्टर मिला है। इसको हमने क्या बोला है? सिम्पोर्टर बोला है। क्या बोला है? सिम्पोर्टर बोला है। क्यों बोला है सिम्पोर्टर? क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ
दो मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स ये किसके ट्रांसफर करेगा, साथ में सोडियम के भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से ग्लूकोज तो अंदर गया, वहां से ग्लूकोज तो अंदर चला गया, ये देख रहे हो आप, यहां से ग्लूकोज अंदर चला गया, साथ ही में यहां से दो सोडियम आयंस भी अंदर गए हैं। क्या हुआ है, सोडियम आयंस भी कहाँ गए हैं, अंदर गए हैं। तो ये क्या है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, राइट, ड्रिवन बाय हाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर, राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम है। तो सोडियम का तो क्या हुआ है, सोडियम का तो क्या हुआ है, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है इसलिए उसको अंदर भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, अंदर भेजा गया है, राइट। और इसके साथ साथ में कौन गया है, ग्लूकोज भी गया है। ग्लूकोज कहता है कि नहीं, जब तक सोडियम नहीं जाएगा अंदर मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं सोडियम का हाथ पकड़ के ही अंदर जाऊंगा। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है इसने दोनों को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया। क्या किया, दोनों को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया। अब यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज तो आ गया यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर और होता है। ये ट्रांसपोर्टर का सही से डायग्राम बना हुआ नहीं है, ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक और ट्रांसपोर्टर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज यूनिपोर्टर। मतलब ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। अब यहाँ से ये जो ग्लूकोज है ये उस तरफ चला जाएगा, किस तरफ चला जाएगा, इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, किसके थ्रू आएगा, GLUT2 के थ्रू आएगा। GLUT2 क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज यूनिपोर्टर होता है। और ये क्या है, फैसिलिटेटेड डाउन हिल इफ्लक्स। मतलब इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये आ गया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हुआ। क्या है, फैसिलिटेट्स डाउन हिल इफ्लक्स। ठीक है, डाउन हिल मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सोडियम यहाँ पर आ गया है, पर क्योंकि सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो सकता है, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको वापस बाहर भेजना पड़ता है। क्या होता है, वापस बाहर भेजना पड़ता है। लेकिन क्या है, क्योंकि अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसका, सोडियम का। यहाँ हमने क्या पढ़ा था, ड्रिवन बाय हाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर सोडियम। मतलब सेल के बाहर क्या होगा, ये सेल है, सेल के बाहर क्या होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं रहने दे सकते हम, इसलिए यहाँ पर क्या, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मीन्स यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो से हाई में हमें फिर से वापस भेजना है। तो यहाँ पर क्या यूटिलाइज होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी। क्या होगी, एटीपी का ब्रेकडाउन होएगा। तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स, ये एक और ये देखो यहाँ से भी ले लिया ना हमने, तो क्या है, 1 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर चले गए और अंदर कौन आया, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये क्या हुआ, इसको एटीपी की मदद से वापस बाहर भेजा गया। तो जब भी हम क्या करेंगे, हमें ग्लूकोज का जब भी एब्जॉर्प्शन कराना है उसके साथ में हमारे को सोडियम को भेजना ही पड़ेगा। क्या होगा, सोडियम को हमारे को भेजना ही पड़ेगा। अब क्योंकि सोडियम सेल में ज़्यादा नहीं रह सकता है, तो सेल का काम क्या है, उसका काम ये है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि सेल में सोडियम ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 3 सोडियम उठा के यहाँ से वो बाहर फेंकता है, लेकिन साथ में वो क्या लेकर आता है, 2 पोटेशियम अंदर लेकर आता है। ठीक है, और इस पूरे कार्यक्रम में क्या लग जाता है, एक एटीपी लग जाती है। इसलिए बोलते हैं कि जो ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज और किसका, गैलेक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब उसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। इतनी बात समझ आ गई। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स,
अमीनो एसिड्स का भी काम क्या है, वो भी ग्लूकोज की तरह क्या लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है, एक्टिव होता है। मतलब इसमें भी क्या होगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। क्या होएगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होएगा। और ये भी सोडियम के साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपोर्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, मतलब विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी को यूज करे। ठीक है, अब क्या होगा, ये कहाँ होंगे, डुओडेनम में होंगे। कहाँ होंगे, डुओडेनम में होंगे। साथ ही में कहाँ होंगे, जेजुनम में होंगे। 95 to 98, 95 से 98% प्रतिशत अमाइनो एसिड्स कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। और ये सीधा कहाँ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स ब्लड में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए एक डायग्राम फिर से लाई हूँ। ये क्या है, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ये सेल है, ये माइक्रोविलाय है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, सोडियम अंदर आया, अमाइनो एसिड अंदर आ गया। ये अब सोडियम को बाहर निकालना है तो 3 मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर आ जाएंगे, 2 अंदर आ जाएगा पोटाशियम। और यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, उधर कैसे जाएगा, अब अमाइनो एसिड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू उधर जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन पे। किस पे आ रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एब्जॉर्प्शन पे, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब क्या हो रहा है बेटा कि ये जो सारे फैट्स हैं ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होंगे। इनके एब्जॉर्प्शन में एटीपी नहीं लगती। क्या नहीं लगती, एटीपी नहीं लगती। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं वो इनसॉल्युबल तो होते हैं, इसलिए वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों कैसे होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, अब क्या होगा, इसलिए उनको पहले क्या बनाया जाएगा, छोटे छोटे स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, एक मिसेल। आपने पढ़ा था मिसेल, कहाँ पढ़ा था आपने, मिसेल कहाँ पढ़ा था, मिसेल हमने कहाँ पढ़ा था, मिसेल हमने पढ़ा था 10th क्लास में, राइट, एक्शन ऑफ सोप में। अब ये क्या है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड है। बाहर की तरफ कौन ऑर्गेनाइज हो गया, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और फैटी एसिड। तो ये क्या बन रहे हैं, मिसेल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मिसेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये मिसेल क्या होंगे, ये ऐसे ऐसे मिसेल बनेंगे और ये क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, वाटर सॉल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द ईआर। वहाँ पे ये क्या होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे। क्या होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, सो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे मिसेल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ये क्या हुआ, जो छोटे ड्रॉपलेट्स बने थे उनको और छोटा बनाया जाएगा। किसकी मदद से, बाइल सॉल्ट्स। कौन से बाइल सॉल्ट्स थे हमारे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। कौन से बाइल सॉल्ट्स थे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। कौन से थे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। साथ ही में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होंगे जो कि कहाँ होंगे, इंटेस्टिनल ल्यूमेन में होंगे। अब ये क्या है, मिसेल क्या है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट है। ये है ग्लिसरॉल से फैटी एसिड लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे क्या है, एग्रीगेट है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, और इसको क्या बोला गया है, मिसेल बोला गया है। अब ये जो मिसेल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसराइड्स हैं, स्टीरॉल्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, इंटेस्टिनल सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफ्यूजन से।
जहां पे ये कहाँ जाते हैं, रीऑर्गेनाइज या रीसिंथेसाइज होने जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है और छोटे वेरी स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। क्या बोलते हैं, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो रीऑर्गेनाइज हुए हैं किस में रीऑर्गेनाइज होंगे, काइलोमाइक्रॉन्स। माइक्रॉन समझ के आपको क्या हो गया, माइक्रो हो गए और छोटे हो गए, क्या हो गए, और छोटे हो गए, ठीक है। अब जब ये बहुत छोटे हो गए तो ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, क्या हैं, काइलोमाइक्रॉन्स हैं, या जो वेरी स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इंटेस्टिनल सेल्स इनटू द लिम्फ प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिनको हमने क्या बोला था, लैक्टियल्स बोला था। अब छोटी छोटी क्वांटिटीज ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, they are absorbed into the blood by diffusion rather than into the lymph, right? So अब ये क्या है, ये हमारा है फैट का प्रोसेसिंग, कि फैट कैसे होता है। ये सारे क्या है, फैट एंड फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स हैं। इनका क्या हुआ, इनका इमल्शन हुआ, क्या हुआ इनका हुआ इमल्शन। इमल्शन कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स करते हैं। कौन करता है इमल्शन, कौन करता है, बाइल सॉल्ट्स करते हैं। बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, इमल्शन किया। इमल्शन करने के बाद में उनके क्या बन गए, छोटे छोटे मिसेल्स बन गए। मिसेल्स मतलब एग्रीगेशन ऑफ अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मिसेल्स कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टिनल सेल से कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टिनल सेल से ये कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टिनल सेल के अंदर। और इंटेस्टिनल सेल में ये क्या है, गोल्जी है, ईआर है, ये सब क्या होंगे, यहाँ पे रीसिंथेसाइज होंगे। क्या होंगे, रीसिंथेसाइज होंगे, और ये क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे काइलोमाइक्रॉन्स। ये आया यहाँ पे मिसेल को क्या किया इन्होंने, रीसिंथेसाइज कर दिया। ये क्या है यहाँ पे, किसमें रीसिंथेसाइज किया इन्होंने, काइलोमाइक्रॉन में रीसिंथेसाइज कर दिया। अब ये रीसिंथेसाइज होकर कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, और लैक्टियल्स ने इनको ले लिया। ये आपको लैक्टियल्स दिख रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज दिख रही है। लिम्फ इन द लैक्टियल ट्रांसपोर्ट्स काइलोमाइक्रॉन्स अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इतनी बात समझ आ गई कि कैसे हमारा फैट एब्जॉर्ब हुआ। सो फैट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स ने तोड़ा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। और किस में ब्रेक डाउन किया, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया। अब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को फर्दर इमल्सिफाई किया। फर्दर क्या किया, इमल्सिफाई किया। क्या किया, फर्दर उनका और इमल्सिफिकेशन हुआ, ठीक है। इमल्सिफिकेशन होने के बाद में क्या बन गया, जल्दी बोलो क्या बन गया, इमल्सिफिकेशन होने के बाद में क्या बने, मिसेल्स बने, विच इज द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मिसेल्स बनने के बाद उनको कहाँ भेज दिया गया, ईआर और गोल्जी के पास भेज दिया गया। उनका क्या हुआ, रीसिंथेसिस हुआ। उनको फिर से क्या करा गया, तोड़ तोड़ के किस में बनाया गया, काइलोमाइक्रॉन्स में बनाया गया। किस में बनाया गया, काइलोमाइक्रॉन्स में बनाया गया। अब इन काइलोमाइक्रॉन्स को कौन ले जाता है, लैक्टियल्स या लिम्फ कैपिलरीज ले जाती हैं। यहाँ पे और एक बात है, जो बहुत ही छोटे फैटी एसिड्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे फैटी एसिड्स होते हैं, उनको कहाँ ले जाता है, वो सीधा कहाँ चली जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है, लिम्फ की बजाय। तो ये है हमारा कि कैसे लैक्टियल में जाता है। तो ये जो ग्रीन रीजन है ये क्या है, ये लैक्टियल है। क्या है, लैक्टियल है। और ये जो बाहर की जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये एक विलस है या एक विलाय है। सिंगल विलाय को क्या बोला है, विलस बोल दिया गया है। ये क्या है, ये है हमारी ब्लड की आर्टरी। ये क्या है, कैपिलरी है। क्या है, आर्टीरियोल है, कैपिलरी है। और ये क्या लेकर जा रही है, सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हैं वो कहाँ चले गए, ब्लड में चले गए। अमाइनो एसिड्स कहाँ चले गए, ब्लड में चले गए। मोनोसैकेराइड्स कहाँ चले गए, ब्लड में चले गए। ये क्या है, वेनियोल है। और ये क्या है, आर्टीरियोल है। और ये ब्लड में जाके मिक्स हो जाएंगे। लिम्फ की जो कैपिलरी है, जो लैक्टियल है, वो क्या लेकर जा रही है, काइलोमाइक्रॉन लेकर जा रही है। सो इस डायग्राम से आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे इंटेस्टाइन में से क्या क्या ब्लड में जा रहा है और क्या क्या लिम्फ में जा रहा है।
तो अगर आप बनाना भी चाहते हैं कि ब्लड में क्या जा रहा है, तो देखो ब्लड में क्या क्या जा रहा है, अमाइनो एसिड्स जा रहे हैं, ठीक है, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, साथ ही में वेरी स्मॉल चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, क्या जा रहे हैं, स्मॉल चेन्स ऑफ फैटी एसिड जा रहे हैं। लिम्फ में कौन जा रहा है, लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ कौन जा रहे हैं, काइलोमाइक्रॉन्स जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, काइलोमाइक्रॉन्स जा रहे हैं। ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90% पानी जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है बाय ऑस्मोसिस, किससे, ऑस्मोसिस थ्रू एपिथेलियल सेल्स, राइट, एंड इनटू द ब्लड कैपिलरीज इन द विलाई, ठीक है। अब जो ये एब्जॉर्प्शन है वाटर का स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो सॉल्ट्स हैं, मेजर जो सॉल्ट्स की मैं आपको बात बताऊंगी वो है यहाँ पे किसकी, आयरन की और कैल्शियम की, किसकी, आयरन और कैल्शियम जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, डुओडेनम में जाके एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। और कौन से विटामिन हैं, विटामिन B12 है, काफ़ी सारा वाटर है, ठीक है। ये सब विटामिन B12 और वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ये होंगे आपके जेजुनम में, कहाँ होंगे, एक सेकेंड, ये होंगे आपके इलियम में, जो B12 है ये होंगे आपके इलियम में एब्जॉर्ब होंगे, कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, इलियम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। सो डाइजेस्टेड फूड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डाइजेस्टेड फूड इन ऑर्डर टू मेंटेन एन ऑस्मोटिक बैलेंस with the blood. Absorption of water also occurs in the stomach and large intestine में भी किसका absorption होता है, पानी का absorption होता है। सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स हमने कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन पढ़ा, हमने एब्जॉर्प्शन किसके साथ पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के साथ में, कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन था उसके साथ में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, किसके साथ में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ग्लूकोज का, सोडियम के साथ में एब्जॉर्ब हो रहा था। अगर आपको याद हो कि जब आपका क्या होता है, पेट खराब होता है या फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आप क्या खाते हो, इलेक्ट्रॉल पाउडर खाते हो पानी में घोल के। तो इस इलेक्ट्रॉल पाउडर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और साथ ही में क्या होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होते हैं, सोडियम के साथ में और भी काफ़ी सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं उनमें सॉल्ट्स, क्योंकि ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। या जो आप ग्लूकॉन डी पाउडर पीते हो उसमें सिर्फ ग्लूकोज पाउडर नहीं होता है, उसमें साथ ही में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। क्यों सॉल्ट्स दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होएगा तो वो किसके साथ में होएगा, सोडियम के साथ में होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। सो सोडियम इज एबल टू मूव इन एंड आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स बाय डिफ्यूजन। क्या होता है, डाउन द हिल होता है उसका ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्यों होता है, सोडियम जो होता है वो कैसे जाता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकता है। इट कैन ऑल्सो मूव इनटू म्यूकोजल सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। This process is coupled to the movement of glucose as mentioned earlier, जैसे हमने absorption of किस में देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था। काफ़ी सारे आयन्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फेट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन करना ज़रूरी होता है, इसलिए उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन किया जाता है, राइट। ये क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे यहाँ पे, CALCIUM। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज इनहैंस्ड बाय विटामिन डी एंड पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का, पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है पैराथॉर्मोन, उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहैंस होता है। क्लोराइड आयंस कैन बी एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सोडियम के साथ में क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं नमक है साथ में, तो सोडियम किस में ब्रेक डाउन करेगा, Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन करेगा।
जो हमारा सॉल्ट होता है, होम सॉल्ट होता है, राइट, वो क्या होता है, NaCl होता है। और ये NaCl किस में ब्रेक डाउन करेगा, Na+ और Cl-। तो इनका भी एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है और सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है। सॉल्ट्स को कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब किया जाता है। मोस्टली आयंस आर एक्टिवली एब्जॉर्ब थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि जो आयरन और कैल्शियम है वो कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है उनका, डुओडेनम में होता है। और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इलियम में। बाइल सॉल्ट्स और साथ ही में क्या होते हैं, B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर से स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम में होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पे। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हुए, विटामिन बी, राइट। कहाँ एब्जॉर्ब होंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन बी का और विटामिन के का, राइट। सो विटामिन सी, विटामिन पी आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। Reabsorption of vitamin B12 requires combination with Cassell's intrinsic factor। कौन प्रोड्यूस करता है स्टमक में, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जल्दी बताओ, ऑक्जिंटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्जिंटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl भी प्रोड्यूस करते हैं और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसका मदद करता है एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का। सो अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स and water are absorbed into blood, and fatty acids, glycerol, glycerides and fat soluble vitamins are absorbed into the lymph। तो ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस ने आपको जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक समरी दे दिया है, ठीक है। अब एसिमिलेशन एंड स्टोरेज क्या है, एसिमिलेट करना है, जो भी हमने एब्जॉर्ब किया है उसको अपनी जगह पहुंचाना है। अपनी जगह कैसे पहुंचाएंगे, मतलब आपने ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब तो कर ली, अब इनको काम पे तो लगाएंगे। तो काम पे कैसे लगाएंगे, जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड और लिम्फ के साथ में, एंड लिम्फ इज फाइनली ट्रांसफर टू द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल्स को डिफरेंट बॉडी सेल्स में। हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। इन सब को बनाने के लिए जो फूड मटेरियल्स हैं इंटीग्रल कंपोनेंट बन जाते हैं ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड आर यूज्ड फॉर एनर्जी। एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। इसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन ऑफ फूड बोलेंगे, ठीक है। अब जो हम कहते हैं कि खाना लग नहीं रहा है, खाना पच तो रहा है लेकिन खाना लग नहीं रहा है, तो जो लगना होता है वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। सो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि वो सेल्स के द्वारा ले लिए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्या है, जो प्रोटीन्स हमने खाए हैं, जो प्रोटीन्स हमने खाए हैं उनका ब्रेकडाउन हो गया इनटू अमाइनो एसिड्स। अब इन अमाइनो एसिड से हमारे शरीर में जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत है, सेल्यूलर प्रोटीन्स की जो ज़रूरत है, वो फिर से क्या बनाए जाएंगे, दोबारा बनाए जाएंगे इन्हीं अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके। सो प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। और बहुत ज़्यादा जो अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं, जो हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, क्या, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस करना। अगर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं, सो अमाइनो एसिड से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। इसको क्या बोला था हमने लिवर में, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला था। और ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट किस में कर देंगे, फैट में, और उनको स्टोर कर लेंगे। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूज एज फ्यूल फॉर सेल। ग्लूकोज तो काम आता है एज एनर्जी, एंड ड्यूरिंग देयर कन्वर्जन ग्लूकोज
to glucose, the amino acids are deaminated. अब जब अमाइनो एसिड्स में क्या है, अमाइन ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड्स में से क्या निकाल लिया जाएगा, अगर क्या हो रहा है जब अमाइनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसमें से बाहर कौन निकल जाएगा, अमाइनो NH2 ग्रुप निकल जाएगा, और ये NH2 ग्रुप क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा, जो इवेंचुअली क्या काम आएगा, एक्सक्रीशन में काम आएगा। किस में काम आएगा, एक्सक्रीशन में काम आएगा। सो इसको क्या बोला, डीएमिनेशन, डीएमिनेटेड। तो जो लिवर है वो चीफ साइट है, लिवर में ही होगा ये काम। तो लिवर ही तो करता था, लिवर ही तो करता था भैया, क्या करता था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्यों लिवर के फंक्शंस बताए थे, क्योंकि उनका लिवर का काम था ग्लूकोनियोजेनेसिस करना, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, और ऐसा करने पे ये NH2 ग्रुप निकलेगा, जिससे कि क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। ये काम कहाँ होगा, लिवर में होगा, और दिस इज अ प्रोसेस बाय विच अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इससे क्या प्रोड्यूस होएगा, अमोनिया प्रोड्यूस होएगा, एंड अमोनिया इज सून कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यूरिया क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, विच इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनी। सो एक्सेस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर स्टोर्ड इन द लिवर। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो क्या हुआ, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना। अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या होएगा कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। अब जब भी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी ग्लूकोज की, फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन होगा, क्या होगा, स्टारवेशन अगर होगा, भूखा रहा जाएगा, हड़ताल करी जाएगी कि आज मम्मी ने घिया बनाई है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तब क्या होएगा, इस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा वापस से, किसमें, ग्लूकोज में। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ गैप नहीं आएगा, एक ही वर्ड है, कैसे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात, ओके। सो मसल ग्लाइकोजन में भी यही होता है, इज यूटिलाइज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और वहाँ पे भी जो मसल का जो ग्लाइकोजन होता है वो भी ब्रेक डाउन करा जाएगा इनटू ग्लूकोज। वहाँ पे भी क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। ग्लूकोज इज प्रोडक्शन यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड, राइट। बहुत सारा ग्लूकोज को किस में भी और बदल दिया जाता है, फैट में बदल दिया जाता है। फैट को स्टोर करा जाता है कहाँ, एडिपोज सेल्स में। कहाँ स्टोर किया जाता है, एडिपोज सेल्स में स्टोर किया जाता है। कहाँ पे, सबक्यूटेनियस लेयर्स में, मीजेंट्रीज में, मतलब लिम्फ में। कहाँ स्टोर किया जाएगा, लिम्फ जो होती हैं, ब्लड लिम्फ वेसल जो होती हैं, उसमें स्टोर किया जाएगा। एंड दिस इज रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर दीज सेल्स। फैट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्टिव रोल एज फिलिंग अराउंड पैकिंग मटेरियल बिटवीन दी ऑर्गन्स। धचके से बचाता है ना, हमने क्या पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज में, कि जो फैट होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, और उनको जर्क से या शॉक से बचाते हैं। लिवर में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आर फॉर्म्ड विच आर turn to blood to be used by all the cells. phospholipids बन जाते हैं। In liver the fats are converted into amino acids and carbohydrates. यहाँ से भी गैप हट जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ही वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई,
ओके, वाइटामिन, सॉल्ट्स एंड वाटर आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बाद में न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन भी हो गया कि कैसे उनको काम में लगा दिया गया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको बाहर कैसे निकालना है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के काम को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं या फिर डीफेकेशन बोलते हैं। जो फीसेस है, जो मल है, क्या बोलते हैं आप इसको? मल बोलते हो। क्या बोलते हो? मल बोलते हो। वो वेस्ट मैटर होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल से निकाला जाता है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। सो एलिमिनेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ इजेशन। ठीक है, अब पेरिस्टालसिस से पुश करता है इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज और कोलोन। 1500 ml ऑफ काइम रोज पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कॉमन नहीं आएगा। सो कोलोन जो होती है, जो कोलोन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है क्या? सारा पानी, सारा विटामिन बी, सारा विटामिन के, ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड काइम में से एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट, और जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ सॉल्ट्स जैसे कि आयरन एंड कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। ई कोलाई जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो भी कोलोन में रहता है, जो किसके ऊपर फीड करता है? अनडाइजेस्टेड मैटर के ऊपर फीड करता है। राइट, बैक्टीरियम जो है क्या देता है? विटामिन B12 बनाता है, विटामिन के, विटामिन B2 जो कि एब्जॉर्ब होते हैं किससे? वॉल ऑफ कोलोन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं वापस, और जो काइम है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेमी सॉलिड फीसेस। अब जब वो फीसेस बनता है वो कहाँ आ जाते हैं? रेक्टम में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? रेक्टम में आ जाते हैं, जहाँ स्टोर रहता है। राइट, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टल वॉल इंड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ डिफिकेशन ड्यू टू डिफिकेशन रिफ्लेक्स। अब उनमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं रेक्टम की मसल्स में, उनको क्या बोलते हैं? डिफिकेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है पेरिस्टालसिस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलॉन, जिसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलॉन एंड द रेक्टम फोर्सिंग द फीसेस टुवर्ड्स द एनस। जो थोड़ा सा ऐसे वाला टर्न आता है ना ये, और फिर यहाँ पे आती है क्या? एनस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मोइड कोलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलॉन बोलते हैं। अब जो ये फीसेस है ये अपने इनवॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एंड एनल स्फिंक्टर एंड वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉज डिफिकेशन। ठीक है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स फोर्सेस द स्फिंक्टर्स टू ओपन। हम कहाँ प्रेशर लगाते हैं? यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं। अगर हमारा जो डायफ्राम है और क्या है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनको हमारा कॉन्ट्रैक्शन करने से, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारी इच्छा से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी इच्छा से जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब जो फीसेस होती हैं, जो मल होता है, वो बाहर निकलता है एनस से। राइट, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर व्हिच एड्स इन द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। ठीक है, infants में the defecation occurs by reflex action without voluntary control of external sphincter, right, anal sphincter। अब constituents क्या होता है feces में? क्या होता है आप खुद मेरे को बताओ। काफ़ी सारा तो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे और कुछ पानी होगा। क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ 3/4 ऑफ वाटर। क्या होगा? 3/4 उसमें पानी है और 1/4 सॉलिड मैटर है। 1/4 जो सॉलिड मैटर है उसमें से कुछ 3% तो क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, 10 से 20% फैट होगा, 2 से 3% प्रोटीन होगा, 15% इनऑर्गेनिक मैटर या अनडाइजेस्टेड, 30% अनडाइजेस्टेड रफेज होगा एंड ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। ठीक है,
डाइजेस्टिव जूसेस में कौन से, जो बिलीवर्डिन होता है, जो बिलीरुबिन होता है, उसमें वो जो बिलीरुबिन होता है वो कलर देता है हमारे फीसेस को, जो हमारे फीसेस का जो कलर है और जो स्मेल है वो बिलीरुबिन के टूटने से होता है। ठीक है, जो हमारे आरबीसीज हैं उससे क्या बना है, टूटने से बिलीरुबिन बना, और बिलीरुबिन किसको कलर देगा, हमारे फीसेस को और यूरिन को। ठीक है, सो जो डेड म्यूकोजल सेल्स हैं, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो अकर इन द फीसेस। ब्राउन कलर इज ड्यू टू brown pigments stercobilinogen and stercobilin which are derivatives of bilirubin। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन पढ़ा था हमने, तो उसमें से जो बिलीरुबिन था वो किसको कलर दे रहा है, हमारी फीसेस को, जो स्पेसिफिक उसकी स्मेल और कलर है, जो उसकी गंध है और जो उसका रंग है वो कौन दे रहा है, बिलीरुबिन दे रहा है। राइट, अब क्या है बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, मतलब हम कहते हैं कि हमारे को पूरा पौष्टिक आहार खाना चाहिए, तो वो बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। सो अ डाइट विच इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन वेरियस न्यूट्रिशनल मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट या सफिशिएंट अमाउंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, फिजियोलॉजिकल रीरेगुलेशन। सो हमारे फूड में इन सारे मटेरियल्स का या न्यूट्रिएंट्स का सही प्रोपोर्शन होना चाहिए। राइट, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट वी ऑब्टेन 50% फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। 50% किससे आएगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट से आएगा। किससे आएगा, 50% कार्बोहाइड्रेट से आएगा। 35% हमारा किससे आएगा, फैट से आएगा। 35% किससे आएगा, फैट से आएगा, और 15% हमारा किससे आएगा, प्रोटीन से आएगा। ठीक है, सो हमारी जो दिन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 60 से 70 ग्राम फैट्स और 65 से 75 ग्राम प्रोटीन्स। ठीक है, सो बैलेंस डाइट क्या है ऑफ ईच इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड ऑन देयर वेट। राइट, या फिर उसकी नीड्स क्या है, यूजुअली इनको डिटरमाइन किया जाता है एक इंसान के वेट से, मास से, और साथ ही में उनके हाइट से। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, जिससे पता किया जाता है कि इंसान की डाइटरी नीड्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारी ह्यूमंस की, एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से, प्रोटीन से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स चाहिए, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के लिए विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स चाहिए, और हेरिडिटरी सब्सटेंसेस के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, इनके अलावा क्या चाहिए, रफेज और पानी भी चाहिए, एसेंशियल भी चाहिए। राइट, ये सब भी हमारे को चाहिए। ठीक है, अब कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। कभी कभार हमारे को क्या होता है, हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन हमारे को फिर भी पेट में ऐसा लगता है 2-3 घंटे बाद कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, अपच हो जाती है। हमारे को क्या हो जाता है, अपच होता है, मतलब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में कई बार हमारे को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। हम बाथरूम में बहुत दम लगाते हैं लेकिन हमारे को डिफिकेशन नहीं होता है, क्या बोलते हैं हम, पॉटी नहीं आती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। राइट, साथ ही में कई बार हमारे को क्या हो जाता है, वॉमिट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो हमारा खाना पेट में से वापस ऊपर की तरफ आता है। ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो कुछ यहाँ पर हम डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। एक डिसऑर्डर हमने और पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर की अगर नली में पत्थर अटक जाते हैं, स्टोन्स अटक जाते, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि जो बाइल जूसेस है वो वहीं, लिवर से जो जूसेस आ रहे हैं, बाइल आ रहा है, वो वहीं फंस गया। अब वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। ये कहाँ होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पे इसका रेगुलेटिंग फैक्टर होता है। और इससे पहले एक फीलिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जी घबरा रहा है, तो इससे बाद क्या होती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये अलग अलग कारणों से हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन से हो सकती है। मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है
हद से पार हो रहा है तो उससे भी वॉमिटिंग हो सकती है, इनडाइजेशन से वॉमिटिंग हो सकती है, एक्सेसिव ईटिंग या फूड पॉइजनिंग से भी वॉमिटिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होता है कि मतलब फीसेस जो हैं वो हमारे रेक्टम में ही रह रही हैं, बाहर नहीं आ रही हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन। डायरिया, डायरिया क्या होता है? दस्ते लगना। क्या होता है? दस्ते लगना। और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज हो जाना। क्या होता है? कब्ज हो जाना। सो डायरिया क्या होता है? दस्ते लगना, मतलब बार बार एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है? डिफिकेशन हो रहा है, और उसमें काफी अमाउंट ऑफ पानी हमारा लूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हम क्या पिलाते हैं बच्चों को? ओआरएस पिलाते हैं। बड़ों में हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉल लेते हैं, जिससे कि जो हमारे पानी की कमी हुई है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है उनकी भरपाई वापस हो जाए। साथ ही में कुछ हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, जैसे कि हम क्या लेते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं। क्या लेते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं। राइट, समझ आ गई? सो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल, बार 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 बाथरूम जाना, किसके लिए? बाउल के लिए, मल के लिए, ठीक है? बार बार बाथरूम जाना, ऑफ इन एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी, और क्या होगा? वो सेमी सॉलिड होने की बजाय क्या होगा? उसमें पानी का कंटेंट ज्यादा रहेगा, इसको बोलते हैं डायरिया। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है पानी का या खाने का वो कम हो गया है। इनडाइजेशन, इसमें क्या होगा? फूड प्रॉपरली पचता नहीं है और हमारे को क्या लगता है? हमारा पेट भरा हुआ है। ये क्या वजह से हो सकता है? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, मतलब प्रॉपर इंटेस्टिनल जूसेस नहीं निकल रहे हैं। एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, जब एग्जाम का डर होता है या कोई टेंशन होती है तो आपको खाना नहीं भाता है, लगता है नहीं खाना नहीं खा सकते हम। क्यों? आपको लगता है हमारा पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही है। फूड पॉइजनिंग किसी तरह का क्या हो सकता है? गंदा खाना खाने की वजह से भी क्या हो सकता है? आपको इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर आपने क्या खा लिया हो? बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा लिया हो या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो। फिर क्या है? जॉन्डिस है हमारा, तो इसमें कौन इफेक्ट होगा? हमारा लिवर इफेक्ट होगा। राइट, सो जॉन्डिस में कौन कौन इफेक्ट होते हैं? स्किन, आईज पीले पड़ जाते हैं ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ बाइल पिगमेंट्स। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब आपको प्रॉपर पोर्शन, पूरा पोर्शन नहीं मिल रहा है, इनफ फूड नहीं मिल रहा है या सही फूड नहीं मिल रहा है। अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से। हाउएवर एक्सेस इनटेक ऑफ फूड इज ओवर न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो जाती है? आजकल बच्चों को मोटापा हो जाता है, बच्चों में ओबेसिटी हो जाती है, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ जंक फूड की वजह से। पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, राइट, मोमोज खाने से, हम रोज यही खाना खा रहे हैं तो हमारे बॉडी का धीरे धीरे वजन बढ़ता जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? ओवर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या आ सकता है? मोटापा आ सकता है, ओबेसिटी आ सकती है। लेकिन यही एक तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की उनमें कमी हो गई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। अब प्रोटीन की कमी होने से क्या होता है? प्रोटीन की कमी होने से क्या होता है? जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो सफ़र करते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जिसकी वजह से दे नीड मोर प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हाइफन नहीं आएगा, दिस इज डेवलपमेंट, ठीक है? उनके विकास में बाधा होती है क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? प्रोटीन की कमी है, ठीक है? तो बेटा ये क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर, ठीक है? और क्या है? मेरास्मस। ये दो बीमारियों का आप नाम याद रखेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं? तो जो क्वाशियोरकर है और मेरास्मस है, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो किसकी कमी से हो सकती हैं? प्रोटीन और एनर्जी के मैल न्यूट्रिशन से हो सकती हैं, मतलब प्रोटीन की कमी से और एनर्जी की कमी से हो सकती हैं। कौन सी दो बीमारियां हैं? क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ठीक है?
अब हमने कहा कि भाई खाने से हमें एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, खाने से हमारे को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो जरा देख लें कि खाने से कैसे हमारे को एनर्जी मिलती है और क्या खाने से हमारे को कितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो हम आपने ज़्यादातर देखा होगा, हम बोलते हैं कि भैया ये खाने से हमारे को इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, भागने से दौड़ने से हमारी 200 कैलोरीज ख़त्म होंगी, 400 कैलोरीज ख़त्म होंगी, 100 कैलोरीज ख़त्म होंगी। तो ये कैलोरी है क्या, ये जो वर्ड है कैलोरी, ये कैलोरी है क्या, ठीक है, क्या है ये कैलोरी। सो 1 कैलोरी, 1 कैलोरी जो होती है वो क्या होती है, वो उतनी एनर्जी होती है। The amount of energy required, किस लिए, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है, कितने तक, 1 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है, उतने में जितनी एनर्जी हमारे को लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे को 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। क्या बनाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। ठीक है, इसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलो कैलोरी। क्या बोलेंगे हम इसको, 1 किलो कैलोरी। तो ये तो हमने किस में कैलकुलेट किया है, इन टर्म्स ऑफ हीट। किस में कैलोरी किया, काउंट किया है, ये कैलोरी को हम किस में टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ हीट। कितनी हमारे को एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इस हीट एनर्जी को अगर हम ये देखें कि हमारे को काम कितना करना पड़ रहा है, इतनी हीट जनरेट करने के लिए हमारे को काम कितना करना पड़ रहा है, तब उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, उस यूनिट को हम बोलेंगे जूल। ठीक है, जूल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जूल यूनिट यूज करते हैं। और 1 जूल में कितनी कैलोरीज आती हैं, 4.8 कैलोरीज आएंगी। क्या आएंगी, 4.8 कैलोरीज आएगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई आपको कि 1 जूल में हमारे पास कितनी है, 4.80 कैलोरीज है। ठीक है, अब हमारे को कैसे पता चल रहा है कि 1 ग्राम खाने में से हमारे को कितनी कैलोरीज मिलेंगी। तो क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। क्या होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। इस बॉम्ब कैलोरी मीटर में हम क्या करते हैं, 1 ग्राम हमारा खाना रख देते हैं, 1 ग्राम फूड हम रख देते हैं। मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट्स हमने रखे, इसको हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, पूरा बर्न कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे को कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, हमारे को कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। ठीक है, इस बॉम्ब कैलोरी मीटर से जो हमारे पास कैलोरीज आती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब हमारी बॉडी में जो कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी में जो हमारे फूड का कंबशन हो रहा है, उससे हमारे को जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब समझ आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज अलग होती हैं। एक स्लाइड और लेंगे हम यहाँ पे। अब मान लीजिए हमारे पास हमने निकाली कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ग्रॉस वाली, बॉम्ब कैलोरी मीटर वाली क्या है, और हम देखेंगे उसका कंपैरिजन किसके साथ में, फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा लेंगे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इसका यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालेंगे फिजियोलॉजिक, जो हमारी बॉडी से हमारे को कैलोरी मिल रही है, कैलोरीफिक
वैल्यू, फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी भी वैल्यू यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर ग्राम होगी। क्या होगी, किलो कैलोरी पर ग्राम होगी। ठीक है, अब हमने पहले देखना है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे को कितनी मिलती है, फिर हम देखेंगे किसकी, फिर हम देखेंगे प्रोटीन्स की, और फिर हम देखेंगे किसकी, फैट्स की। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे को ग्रॉस मिलता है 4.1 किलो कैलोरीज, 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, और जो ये क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में जो हमारे को मिलती है वो होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, अब प्रोटीन से हमारे को जो मिल रही है, जो हमारे को प्रोटीन से मिल रही है वो मिल रही है ग्रॉस 5.65। क्या मिल रही है, 5.65, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स की भी क्या है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। क्या है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, फैट से जो हमारे को मिल रही है वो हमारे को मिल रही है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 9.45 वैल्यू मिल रही है, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो है 9। क्या है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि हम कितना फैट खाएंगे, और ये सब क्या है, 1 ग्राम 1 ग्राम फैट खाने से हमारे को इतनी एनर्जी मिलेगी। 4 पॉइंट, इसको 0 कर देते हैं, 0 एंड 9.0। इतनी बात समझ आ गई। तो बेटा ये आपकी टेबल अभी जो आपके पास एनसीईआरटी होगी उसमें आपको दी गई है, किसकी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, आपको ये टेबल दी गई होगी। ये एनसीईआरटी में दी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगली क्लास में, अगली कक्षा में मैं आपके लिए कुछ टेबल्स लेकर आऊँगी, उनके साथ में हम इस चैप्टर को एक बार पूरा दोहराएंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हमारा काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन और कौन से एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं, कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन से विटामिन से हमें क्या मिलता है। ये सारी बातें हम अगली कक्षा में उन टेबल्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।